हम बोल रहे हैं कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम. सो फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2 अगर लाइट जा रहा है तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कहां से जा रहा है? 1 से जा रहा है. कहां पे जा रहा है? 2 में. तो कैसे ध्यान में रखने का? म्यू, यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस ऑल्सो, इनिशियल फाइनल. जो जहां से स्टार्ट हुआ वो लेफ्ट में और जहां पे पहुंच रहा है वो राइट. ठीक है, दिस इज म्यू 1 2. नाउ सपोजिंग जो मेरा फर्स्ट मीडियम है वहां पर दो केसेस है. व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब हम लोग ये दोनों टर्म्स भी समझ लेते हैं. तो जब हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आइडियली उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वैक्यूम. इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वैक्यूम इनटू सम अदर मीडियम. मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिए. मतलब जब आपका लाइट फर्स्ट मीडियम इनिशियली जहां से स्टार्ट कर रहा है वो अगर वैक्यूम है और वैक्यूम से वो किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, एयर, ग्लास, या आइडियली एयर तो छोड़ दो, ग्लास, वाटर, डायमंड, ग्लिसरीन, जनरली यही सब, अल्कोहल, ऐसे कुछ मीडियम्स यूज करते हैं. तो इस केस में व्हेनेवर द इनिशियल आई इज योर इनिशियल, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, जो आपका फर्स्ट मीडियम है अगर वो वैक्यूम है और जो आपका सेकंड दिया हुआ है जहां पर वो पहुंच रहा है वो कुछ और है, मतलब इट इज अदर देन एयर या वैक्यूम, यानी एयर टू एयर या वैक्यूम टू वैक्यूम आप बोलोगे तो फिर तो कोई मीडियम चेंज ही नहीं हुआ ना. तो पहली बार मेरे पास में क्या है? पहली बार मेरे पास में है कि इट इज मूविंग फ्रॉम एयर एंड इट इज गोइंग वेयर? इट इज गोइंग इनटू सम अदर मीडियम. तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये है मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इधर दिस इज माय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा है मेरे पास इट इज गोइंग फ्रॉम सम मीडियम 1 इनटू सम अदर मीडियम 2. इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है. वो सिर्फ एक पढ़ने का तरीका है या उसको एक नेमिंग का तरीका है. बेस ऑफ ऑल दिस रिमेन्स द सेम. तो 1 2 जैसे इफ इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास तो कैसे लिखोगे? ये आ गया आपका म्यू, लेफ्ट साइड पे ए, राइट साइड पे जी. इफ इट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, कहां से कहां पे जा रहे हैं? इट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास. लिखने का तरीका समझ में आया? नाउ व्हाट डज दिस इंप्लाई? इसको पढ़ते कैसे हैं अब वो उस पे जाएंगे. तो 1 2 मतलब दिस वाज द स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंडिंग. पर इसको रीड कैसे करते हैं? तो जब आप लिखते हो म्यू 1 2 इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. मतलब अगर मुझे ये पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइनल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल. अगर मुझे ये पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम ही नहीं, एयर भी चल रहा है. अब फर्क क्या है कि एयर वैक्यूम है या मीडियम 1 2 है? इस केस में दे में जस्ट राइट लाइक दिस म्यू जी.
म्यू जी का मतलब आप बोलोगे सर इधर तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं होने का मतलब है कि वहां पर एयर है या आइडियली वैक्यूम है। इफ वी राइट जस्ट म्यू वाटर, मतलब बेसिकली इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद व्हाट, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद एयर। इनिशियली किधर था, इनिशियली हवा में था। तो सर क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू ए जी, यस ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो जब आपका फर्स्ट मीडियम एयर या आइडियली वैक्यूम है तब हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इसको कैसे रीड करेंगे, म्यू डब्ल्यू जी, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे पढ़ना है समझ में आ रहा है सब लोग को? चलिए थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो ये तो हमने रीड कर लिया इसको, अब लिखने पे आइए। सो म्यू 1 2 कैसे लिखेंगे देखिए। थैंक यू क्रिस्टीना। दिस विल बी रिटन एज म्यू 2 अपॉन म्यू 1। दिस इज रिटन एज म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 1 2 का मतलब है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। देखिए इसको वर्ड्स को आप मैथमेटिकली लिखिए। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सो म्यू 1 2 is म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये म्यू लिखने का तरीका हुआ। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, ये म्यू लिखने का तरीका हुआ। सपोजिंग आई हैव म्यू ए जी, so please note this will be written as म्यू जी upon म्यू a. If I have म्यू w g, so now this will be written as म्यू g upon म्यू w. Are you getting this? कि लिखना कैसे है? वंस अगेन कुछ भी नया नहीं है, ये आपको पहले से ही आता है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं वी अननेसेसरली लूज मार्क्स ये ऊपर नीचे लिखने के चक्कर में, सिर्फ इस वजह से हमारे मार्क्स चले जाते हैं। अच्छा किसी को कुछ नोट डाउन करना है क्या कि हटा दूं? इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो लेट्स सी, कल हमने देखा था स्नेल्स लॉ, इट वाज sin I upon sin R, दिस वाज माय म्यू 1 2। अभी मैं सीख गया कि इसको मैं लिख सकता हूं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, कल हमने ये देख लिया था, अभी हमने ये देखा है, अब हम और कुछ रिलेशंस देखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। सो दिस म्यू 1 2 इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जो इसका बेसिक डेफिनेशन आप देखोगे तो ये वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइंड होता है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 with respect to velocity of medium 2, मतलब basically it is v1 upon v2। एंड मोस्टली यही सब चीजों का कंफ्यूजन होता है, इधर 2 1 है, इधर 1 2 है। तो वेलोसिटी में कैसा है, इट इज वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं
तो जब आप बोलते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोजिंग आपने लिख दिया म्यू जी, so basically this means mu g upon mu a, but velocity wise it will mean va upon vg. अब va का वैल्यू फिक्स्ड है, तो कोई कोई बुक्स में आपको ये दिखेगा c upon vg. Now G तो मैंने ग्लास लिया, if I change it to 2, supposing I change it to 2, मतलब पहला वाला जो मीडियम था वो आपका एयर या वैक्यूम है, तो इधर ही आपके पास आ जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू ए, उल्टा जब आप लिखोगे वी ए अपॉन वी जी, और इस वी ए को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज सी, आपका वी टू हो गया, तो ऐसे केसेस में जनरली हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार V1 किधर गया, V1 है ही नहीं लगता है, V1 क्यों नहीं है, V1 है, वो C ही मेरा V1। तो लेट्स कीप इट वेरी प्लेन एंड वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला हम करेंगे, वी विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द टेक्निकलिटीज। जब वो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देगा, मतलब ये जो V1 है, this is equal to VR is C, which is 3 into 10 raised to 8 meters per second. तो अभी मेरे को क्या समझ में आ गया, sin I upon sin R is mu1 2, this is mu2 upon mu1। तो इसको हम लोग आगे का स्टेप में जब v के टर्म्स में लिखेंगे तो हम कैसा लिख रहे हैं इसको, v1 upon v2। चलिए अब एक और यूजफुल और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप देखते हैं। Do you remember this? V is equal to n lambda, सबको याद है, V equal to n lambda है ना, हम लोग ने पहले ये साउंड वेव्स में किया है, अभी उसके पहले भी आप लोग ने उसको बचपन में भी किया है। सो V equal to n lambda, V stands for velocity, n is the frequency, lambda is the wavelength। अगर मीडियम चेंज होगा, अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या क्या चीजें चेंज होती है बताइए, मीडियम चेंज तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, वेलोसिटी चेंज या स्पीड चेंज, वेरी गुड, और वेवलेंथ चेंज। क्या चेंज नहीं होगा बोलिए, मीडियम चेंज हुआ तो क्या नहीं चेंज होगा, शाबाश, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है बोलो, सोर्स। बहुत बढ़िया, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द सोर्स, एक्सीलेंट गाइस। तो V, N और लैम्डा, N इज माय फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड करता है सोर्स पे। तो जब तक हम सोर्स नहीं बदलेंगे frequency will not change. Now please observe students. So if we take V1 upon V2, this is N lambda 1, lambda 2, N तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकता, N और N आप कट कर देंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, V1 upon V2 is proportional to or it is equivalent to lambda 1 upon lambda 2। तो यहाँ पर देखिए आपका एक और रिलेशनशिप रेडी हो गया, दिस इज लैम्बडा 1 लैम्बडा। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये सब पॉइंट्स जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बेसिकली आपके सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। Now, since we are knowing this, according to Snell's law, sin I upon sin R is equal to mu12। अभी हमने देखा, इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो mu2 upon mu1। तो दिस इज mu2 upon mu1। दिस इज अपना sin I upon sin R। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो वी कैन से देयरफॉर mu1 sin I is equal to mu2। तो ये भी एक फॉर्मूले के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। Air is taken as the reference material, so mu air is 1। That means mu is also a measure of the density, because air is supposed to be the most rarer medium। तो उससे सब क्या है, उससे सब डेंसर ही है। तो जैसे जैसे म्यू बढ़ रहा है, इसका एक और मीनिंग है कि जो डेंसिटी है वो भी उसके साथ में बढ़ रहा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इट इज माय रेफरेंस वैल्यू एंड दैट रेफरेंस वैल्यू इज 1। अभी हमने बोला कि जब रेयर टू डेंसर जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या आप लोगों में से, चलिए तो आइए देखते हैं। बहुत बढ़िया, ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी। ओके, तो सब लोग ने डेंसिटी पकड़ लिया इधर, क्योंकि इधर मैंने डेंसिटी लिखा था तो सभी लोगों ने डेंसिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। चलिए, नाउ लेट अस कम एंड अंडरस्टैंड as to what is happening, why it is happening। तो इस केस में this is my I and this is my R। तो ये हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, राइट? तो now we will try and understand mathematically can we prove this। क्या ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो we will say it is sin I upon sin R। Your wave is going from the rarer medium into the denser medium, so you will write this as mu t upon mu r। ये जो मैंने लिखा, क्या ये आपको समझ में आया? sin I upon sin r, initially r, finally denser d, we are going from rarer to denser, correct? So this is mu d upon mu r। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है सबको? Okay, great। So if it is mu d upon mu r, can I say mu d upon mu r will be greater than 1? Mu d will be more than mu r, has to be। mu d is more than mu r, मतलब आपका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, प्लीज देखिए, सो देयरफॉर
sin I upon sin R is greater than 1. Therefore, sin I is greater than sin R. Therefore, I is greater than R. तो यहाँ पर I बड़ा होना ही चाहिए एज कंपेयर टू R, तभी ये कंडीशन या मैथमेटिकली आपका स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई हो सकता है। अब एग्जैक्टली इसका उल्टा प्रोसेस इधर है, ये आपका I है, ये आपका R हो गया। तो प्लीज इसका देखिए, इसका डेरिवेशन देख लो। तो साइन I अपॉन साइन R, हम लोग पहले कहां पर है? टेंसर मीडियम, और फिर बाद में कहां जा रहे हैं? रेरर मीडियम में। सो वी आर गोइंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम इनटू द रेरर मीडियम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? म्यू R by mu D. This is my sin I upon sin R. So when you calculate this value has to be less than 1. So therefore sin I is less than sin R. Therefore I is less than. So this explains जो आपने स्टेटमेंट बोला है कि रेरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ध्यान में रहेगा ये आपको। चलिए, तो लेट अस डू दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। So again, it's a very easy thing. तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलते हैं? देखिए, सपोजिंग आपके पास में एक वेव है which is going from one medium to the other medium. रेरर डेंसर हम क्यों बता सकते हैं? बिकॉज हमने उसको बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाया है। इसका मतलब ये है कि वो रेरर से डेंसर में है। तो इसका आपका I हो गया, ये हो गया आपके पास R। अब सपोज आपने इधर एक मिरर लगा दिया, तो जब आपने इधर एक मिरर लगाया, अब ये क्या होगा? देखिए, ये आया, इसने टक्कर मारा एंड इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। तो ये वापस जाते हैं। तो ब्लू वाला वाज इनकमिंग एंड ब्लैक वाला इज गोइंग बैक। अब देखिए, आप एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। मतलब ये जो आपका R था, सेकेंड केस इट बिकम्स I, और ये जो आपका I था, इन द सेकेंड केस इट बिकम्स R। सवाल आता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो इससे अपने को एक फॉर्मूला ऐसा मिलता है, इन द फर्स्ट केस by sin I upon sin R, I would have written mu12. This is for my first case. And for my second case, या जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, mu2 upon mu1. Second case में देखिए क्या हुआ है? Second case में जो आप लिख रहे हैं sin I upon the sin R, एक्चुअली ये उल्टा हो चुका है ना। अगर आप इसके साथ में कंपेयर करो तो ये बेसिकली है sin R अपॉन sin I, इसके वैल्यू के हिसाब से। ये भी उल्टा हो जाएगा, mu1 mu2। therefore in other words mu12 is equal to 1 upon mu21, or we can say mu12 into mu21, this is equal to 1. So this is your principle of reversibility. ये इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट होगा। ये जो हमने बात किया कि आया, टक्कर मारा, वापस चला गया, तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, अब वो क्या हो जाएगा? अब वो एंगल ऑफ
इंसिडेंस होता है, और जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था अब वो क्या हो जाएगा, अब वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. सो लाइट when you reflect it back with the same angle, so it will retrace the same path. Or if you are saying it is retracing the same path, that means it is going back along the same angles.